कुछ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीते, वो दूसरों की जिंदगियों में रोशनी बन जाते हैं। ऐसे लोग हर मुश्किल को एक मौका बनाते हैं, हर आंसू को मुस्कान में बदलते हैं और हर सपने को एक मिशन। आज बॉक्स एफएम के स्टूडियो में पधारी है एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए सेवा सिर्फ एक काम नहीं, एक संस्कार है, जो सिर्फ एक फाउंडेशन की फाउंडर नहीं बल्कि एक सोच है, एक लहर है, एक नई दिशा का नाम है। मथुरा के गोकुल से अपने संस्कारों की जड़ लेकर निकलने वाली प्रीति शर्मा जी एक समर्पित शिक्षिका रही, लेकिन उनका असली जुनून था समाज को बदलने का, और इसी जज्बे ने जन्म दिया प्रज्ञा फाउंडेशन को। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, वुमेन एम्पावरमेंट, बच्चों की शिक्षा, किशोरियों की हेल्थ अवेयरनेस, चाहे अक्षर कक्षा हो या प्रोजेक्ट किशोरी, उनके हर कदम ने एक नई पहचान बनाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से MA और BEd, साथ ही ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा, उनका ज्ञान, उनकी लीडरशिप और उनकी कविताएं, सब में एक ही बात, एक बेहतर कल का विश्वास। और उनका विजन एक संवेदनशील, सक्षम और समान आधारित समाज। ब्राह्मोस एरोस्पेस जैसे इंस्टीट्यूशंस भी उनके एफर्ट्स के साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति जी एक बेटी भी हैं, एक नेत्री भी और एक प्रेरणा का स्तंभ भी। तो चलिए स्वागत करते हैं तालियों के साथ एक सोच, एक सफर, एक रेवोल्यूशन का बॉक्स एफएम पर प्रीति शर्मा जी का। मैं बहुत बहुत स्वागत आपका करना चाहूँगी बॉक्स एफएम के स्टूडियो में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच माहिया, आपने ये जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है ये बहुत अच्छा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि इसमें मेरे गोकुल का नाम आया है, तो ये बहुत ही अमेजिंग था। थैंक यू सो मच, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। बेसिकली ये अगर मैं बॉक्स एफएम की बात करूं मैम, तो ये हमारी एक यूएसपी कह सकते हैं हम, जो कि सिर्फ बॉक्स एफएम की यूएसपी है कि जो भी हमारे गेस्ट होते हैं सो हम इसी तरीके से उनका वेलकम करते हैं। सो जो गेस्ट होते हैं वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि माहिया हम तो हमारे बारे में बताते ही है सबको, लेकिन जब हम हमारे बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। राइट। और जहाँ से आप जुड़े हैं ना, जहाँ आपकी जड़ें हैं, जब वहाँ का नाम पुकारा जाता है आपके साथ, तो आपको बहुत मतलब बहुत अलग फीलिंग होती है। कई बार अपने ऊपर थोड़ा सा गर्व भी होता है कि हाँ, मेरे नाम के साथ मेरी जड़ों का नाम भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। सो क्योंकि अब गोकुल का जिक्र हो ही गया है, सो अगर हम आपके सफ़र की बात करें तो गोकुल जैसे शहर से आप निकली हैं, और क्योंकि आपके दिल के बड़ा करीब सा लग रहा है मुझे, तो कैसा कुछ रहा वहाँ पे आपका जीवन, और आपके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहें। गोकुल शहर नहीं है, गोकुल एक कस्बा है, और अभी भी कस्बा जैसा ही है। नो डाउट कि पिछले 2-3 सालों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग आने लगे हैं, टूरिस्ट बहुत आने लगे हैं। पहले वहाँ पे 2 महीने ज़्यादा टूरिस्ट रहते थे जन्माष्टमी के आसपास। तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, छोटी जगह है, यमुना जी का किनारा है, मेरे घर के जस्ट पीछे यमुना बहती है जी। अभी तो नहीं, क्योंकि अभी वहाँ पे ब्रिज बन गया है गोकुल और मथुरा के बीच में। तो पहले बिल्कुल मेरे घर के पीछे ही यमुना बहती थी, और बहुत हर दिन एक उत्सव है वहाँ पे, कोई ना कोई भजन कीर्तन भागवत कुछ ना कुछ, और बड़े मस्त मौला से लोग हैं सब वहाँ पे, अपने में मस्त और एकदम खुश रहने वाले लोग सब। तो मतलब आप है कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो लोग बड़े खुश रहते हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं? बिल्कुल, ये तो है ही। और क्योंकि वो कृष्ण की भूमि रही है, तो वो लोग तो ऑलरेडी मतलब कृष्ण से जुड़े हुए हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं मानते, वो लोग कहते हैं कि कृष्ण हमारा है। अच्छा, ये हमारा है हम तो उसके हैं, ये हमारा है बस। और जैसे मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो हमने क्या देखा, उसने हमें देख लिया बस। ये मतलब अच्छा। अधिकार के साथ कृष्ण को अपना कहने वाले लोग हैं वहाँ के।
मैं अभी कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू देख रही थी किसी महाराज जी का यूट्यूब पे। तो जैसे लल्ला की सेवा करते जी, करते जी, कभी जी। ऐसा भाव आ जाता है तो हाँ। मैं तुरंत कुछ ना कुछ लगा के देखने हाँ, लगती हूँ। हाँ। तब मुझे पता चला कि आप हमेशा ये कहें भगवान से कि मुझे पता है कि आपको मेरी फिक्र है, आप मुझे बहुत पसंद करते हो और मैं जानता हूँ कि आप हो जो मेरी रक्षा कर रहे हो। और कभी भगवान ऐसा पूछ ले कि भाई तुझे कैसे पता कि मैं तेरे बारे में सोचता हूँ, तेरी रक्षा करता हूँ, हाँ। तो आप ये जवाब दीजिए कि आप जो मुझे सब कुछ दे रहे हैं, जो मैं खाना खा बिल्कुल। रहा हूँ, जो मैं अगला बिल्कुल। सूरज देख रहा हूँ, तो आपको मुझसे प्रेम है, तभी तो आप तभी ये तो सब दे कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और तीज- ऐसे ही भाव वाले हैं वहाँ के लोग, वहाँ के लोग जो हैं वो ऐसे ही भाव रखते हैं कृष्ण के प्रति। बिल्कुल। सो अगर आपके थोड़ा सा परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें, आपके माता पिता, दादा दादी, तो उनके बारे में आप कुछ बताएं। बेसिकली हम लोग ब्रज क्षेत्र के नहीं थे। मेरे दादा और दादी दोनों टीचर थे, तो उनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, मेरी दादी का गोकुल में और मेरे दादाजी का गोकुल के पास ही बलदेव एक क्षेत्र है, जो माना जाता है कि भगवान के जो बड़े भाई थे बलदाऊ जी, उनका जन्म स्थल है वो जगह। अच्छा जी, तो तब से फिर हम लोग यहीं ब्रज क्षेत्र के निवासी हो गए। मेरे पिताजी भी टीचर हैं, अभी तो रिटायर हो गए, और माताजी मेरी भरतपुर से हैं। तो हालांकि कस्बा जैसी जगह थी, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं थे, लेकिन मेरे माता पिता ने एजुकेशन को हमेशा आगे रखा। उन्होंने कोई ना कोई प्रयास करके हमेशा बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित किया और खूब प्रयास भी करे उसके लिए। भले ही मथुरा लेकर जाना हो, नई चीज़ों के लिए भेजना हो, कहीं पे नई चीज़ें सीखने के लिए उसका प्रयास करना हो, तो उन्होंने हमेशा एजुकेशन को एक कदम आगे ही रखा कि भले ही हम छोटी जगह में हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो इसके लिए आपको कहीं पे भी जाना हो, कुछ भी करना हो, तो हम हैं आपके साथ। तो मतलब आपका जो ये MA BEd वाला जो बिल्कुल, सफर रहा है बिल्कुल। उसमें हाँ, उनका काफी बहुत योगदान, बहुत मतलब कहीं पे भी जैसे अगर मुझे 12th के बाद कुछ भी करना है तो मुझे मथुरा ही जाना था वहाँ से। अच्छा तो उसके लिए पिताजी हमेशा ही तैयार रहे कि नहीं, तुम्हें कहीं पे भी जाना है, कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए उनको लेकर जाना या करना, उसके लिए वो हमेशा रेडी रहे। मतलब ऐसा कहीं नहीं कि नहीं मेरा काम छूटेगा, मैं नहीं लेकर जा सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मेरी मदर ने तो मुझे पहले से ही बताना शुरू किया जब मैं 11th में थी कि तुम्हें प्राइवेट नहीं पढ़ना है ग्रेजुएशन में। ज़्यादातर ऐसे होता था क्योंकि मथुरा जाना बड़ा मुश्किल था। अच्छा ब्रिज नहीं था यमुना के ऊपर, तो हमें लगभग 1 घंटा लगता था मथुरा पहुंचने में और उतना ही आने में। तो इस वजह से बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो प्राइवेट ग्रेजुएशन करते थे कॉलेज से, जिसमें रोज़ नहीं जाना होता। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें तो रेगुलर ही करना है। तो ये बात उन्होंने हमेशा मन में बिठाई कि नहीं, निकलना है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही कुछ करना है। तो ये मेरी माँ का बहुत बड़ा इसमें वो रहा योगदान कि उन्होंने मुझे हमेशा बाहर निकाला कंफर्ट जोन से, नहीं बाहर जाके करो, नहीं ये करो। सबसे पहले हाँ। जोरदार तालियां आपकी माता जी के लिए बनती थैंक है। यू सो मच। बिल्कुल बनती है, क्योंकि अगर मैं हर बेटी की बात करूं आज की तारीख में, तो सब ऐसा कहते हैं कि बेटियां जो हैं वो एक पिता से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं, लेकिन जहां एक माँ के सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो सिर्फ माँ ही निभा पाती है, चाहे बच्ची अपने फादर से कितनी भी कनेक्टेड हो। तो वो जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं आपका आपके माता पिता से वो झलक के आ रहा है, क्योंकि ऐसे एक छोटे से कस्बे में रहकर और इतनी अच्छी पढ़ाई करना। तो अगर मैं आपके प्रोफेशन की बात करूं, जैसे आप प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और जैसे आप कई सारे ऐसे काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर के तौर पे भी आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसके बारे में लोग आजकल आज के जनरेशन में भी बात करना पसंद नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। सो अगर सबसे पहले आपके प्रिंसिपल वाली जर्नी पे हम सोचें तो वो टाइम कैसा था, लाइक स्कूल में बच्चों के बीच में रहना? जैसे मैंने बताया ना, वहाँ पे स्कूल्स कम ही थे गोकुल में। एक स्कूल था जो 12th तक था, एक ही था वो, और जो भी 1 या 1.5 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग पैदल ही जाते थे। फिर जब मैंने MA कर लिया उसके बाद हमारे जो गोकुल में ही था, पास में ही था, वो स्कूल 10th तक फिर 12th तक ऐसे शुरू हुआ। तो उस स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया पहले।
तो बड़ा अच्छा मेरा अनुभव है वहाँ का। हमने बहुत सारे ऐसे चेंज करे वहाँ पे जिनसे लड़कियाँ बहुत इजी हुई पढ़ने के लिए। अच्छा। बहुत सारे ऐसे चेंज करे जो बच्चों के लिए बिल्कुल नए थे। जैसे 26 जनवरी पे कुछ रैलियाँ निकालना, कुछ बच्चों को पुराने जो लीडर्स थे उनके गेटअप में करके ले जाना, और मतलब बहुत अच्छे हमने वहाँ पे प्रयोग करे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है वो बच्चे अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं लेकिन वो याद करते हैं उस समय को, क्योंकि एक ऐसी टीम बिल्डअप करी हमने वहाँ पे जो उस चेंज को लाने के लिए कि हाँ नहीं हम करेंगे मिलके। एक आइडिया देना अलग बात है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना अलग बात है, उसके लिए आपको एक टीम चाहिए। तो उस समय मेरे साथ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वो टीम बिल्डअप करके वो काम करने की कोशिश करी वहाँ पे। तो बहुत अच्छा अनुभव था। और बहुत सारी लड़कियाँ जो थीं वो काफ़ी कंफर्टेबल भी हुई, क्योंकि जैसे बड़ी क्लासेस में फीमेल टीचर बहुत कम थे वहाँ पे उस समय। मतलब 8 to 9 फिर मेल ही पढ़ा रहे हैं। जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, तो टफ सब्जेक्ट हो गए तो फिर वही पढ़ा रहे। तो फिर एक फीमेल टीचर वहाँ तक होना उनके लिए बड़ा कंफर्टेबल था कि चलो ठीक है कि कोई तो फीमेल टीचर आई। अगर आपके होने से यहाँ पे 12th तक की क्लासेस चल रही है ना। exactly. ये क्योंकि नहीं तो फिर हर एक को वहीं जाना पड़ रहा था। तो एक पूरा अगर टीम है आपके पास तो 12th की क्लासेस वहाँ चल रही है तो लड़कियों के लिए बड़ा कंफर्टेबल हो गया। जो लड़कियाँ वहाँ तक नहीं जा पा रही थी किसी भी कारण से, फैमिली की वजह से या कोई और भी कारण हो सकता है, वो वहाँ तक आ पा रही थी। तो एक तरीके से हमने थोड़ा वहाँ पे पुश किया इस चीज़ को, एजुकेशन को। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं, जैसे आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी तो उन्होंने आपको एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए हमेशा आगे बढ़ाया है, लेकिन बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं, स्पेशली जैसे बच्चियों की अगर हम बात करें तो उनको ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे कोई केसेस आपने देखे हों? कई बार देखे। और जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब मैंने पॉलिटेक्निक करने से पहले की बात बता रही हूँ। हमारे पास रमन रेती एक आश्रम है, वहाँ पे एक कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट हुआ था। तो उस कंप्यूटर कोर्स को लड़कियां भी करें, इसके लिए उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम करके ऐसे कुछ करा, जिसमें उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा कि आप है ना अगर 10 लड़कियां यहाँ से इकट्ठी कर लेंगे तो हम रमन रेती में ये कोर्स करा देंगे। ओ लेवल करके डोएक का एक कोर्स होता था। अच्छा। तो मुझे करना था और मथुरा जाना ऑब्वियसली टिपिकल है, गोकुल में आप आराम से कर सकते हो वहाँ पे। तो मैंने खूब हाथ पैर मार के, और शायद यही समय था मई जून का, तो 10 लड़कियां इकट्ठा करी और फिर हमने वहाँ पे वो कोर्स भी स्टार्ट हुआ। ये अलग बात है कि कोर्स ख़त्म होते होते 3 ही लड़कियां बचे क्योंकि वो आगे उसमें बहुत सारी जैसे लैंग्वेजेस आ गए और बहुत क्योंकि सपोर्ट नहीं है। अगर बच्चे कहीं पे बीच में कुछ परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी पढ़ाई के किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो सपोर्ट नहीं है। गलती माँ बाप की भी नहीं है, वहाँ है ही नहीं, तो इसलिए दिक्कत होती थी ये सारी। अब तो काफ़ी अच्छा है, अब तो यमुना पे ब्रिज बनने से बहुत ईजी हो गया, 15 मिनट में आप मथुरा पहुँच सकते हो। तो अब अभी देखो आप वहाँ की गर्ल्स क्या क्या कर रही हैं। राइट। सो अगर हम आपके सोशल वर्क वाली लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको ऐसा लगा कि अब समाज के लिए चीज़ें करना स्टार्ट कर देना चाहिए? क्योंकि नो डाउट बचपन से आप ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देख तो रहे थे, तो वो एक पल कौन सा था वो जानना चाहेंगे हम। ये मुझे नहीं लगता एकदम ऐसे कोई ऐसा पल आया मेरे जीवन में। एक्चुअली जैसे आप कह रहे हो ना बचपन से, तो मेरे दादाजी जो थे, आप उनको समाज सेवी कह सकते हो, आप उनको संत कह सकते हो। अच्छा। मतलब वो मेरी दादी सुनाया करती थी कि उनको सैलरी मिलती थी और रास्ते में 2-3 कि मास्टर जी मेरे को ये है काम है, किसी कोई उनके वहाँ जो पियोन थे कि मेरी बेटी की शादी है या कुछ है, तो आधी सैलरी तो वो रास्ते में ही देकर घर आते थे। अच्छा। हाँ, ऐसे थे मेरे दादाजी। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि वो कितने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते थे और एक नया पैसा नहीं लेते थे उनसे। कभी नहीं उन्होंने ट्यूशन्स फीस ली, कभी भी नहीं। सेम पैटर्न मेरे पिताजी भी ऐसे ही कि ट्यूशन पढ़ाएंगे बट फीस कभी नहीं लेना। और दूसरी चीज़, मेरे पिताजी रेड क्रॉस से जुड़े हुए थे। रेड क्रॉस इंटरनेशनल एक संस्था है, तो हमेशा ही मतलब जैसे
कोई ना कोई उसमें कोई ना कोई काम चलता ही रहता था। जैसे आपको याद होगा कि ये पोलियो ड्रॉप्स का जी। एक बड़ा विश्वव्यापी अभियान सही चला था एक, तो उसमें जब मैं शायद 6वीं 7वीं कक्षा में थी तो मैंने खूब काम किया उसमें। तो ये जो समाज सेवा के बीज है ना, हाँ। ये बचपन से है, ये ऐसे ट्रिगर नहीं हुए अचानक से कहीं मुझे मन में आया, ये है ही है। मतलब इसके बिना ऐसे चैन नहीं मिलता कि नहीं कुछ नहीं कर रहे अपन, तो कुछ तो करना है बाहर के लिए भी, तो वो है। सो आपके पिताजी और दादाजी के लिए तालियां डेफिनेटली बनती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे क्या मैम, पहले ऑफ कोर्स जो लोग हुआ करते थे उनमें कहीं ना कहीं ये भावनाएं थी, बिल्कुल। इनबिल्ट थी। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर बचपन से ये चीज़ें थी। आज के टाइम पे लोगों में ये चीज़ें बिल्ड करना इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, मैं तो ये कहूँगी। लेकिन फ्री में बच्चों को एजुकेशन देना ये सबसे बड़ा काम है, बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है। सो ये मैंने बहुत सी बार ना महसूस भी किया है, अपने आसपास में भी लोग होते हैं जो कि सोशल वर्क करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो दिखावा भी बहुत करते हैं। बिल्कुल। वो जैसे कुछ आप कह लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए भी करते हैं। बहुत से लोग बस सोशल मीडिया पे हो गया, बिल्कुल। काम खत्म। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली ज़मीन से जुड़े होते हैं, वो वर्क करते हैं। बिल्कुल। सो ऐसे लोगों को आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब इनका बैलेंस किस हिसाब से मानते हैं आज की सोसाइटी में? देखिए जैसे मेरा जो प्रजना जो मैंने शुरू किया, ये 2018 से मैंने वर्क करना स्टार्ट किया था जी। लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंने इसका कराया 2019 में। अच्छा। और वो इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ करना है ये मन में था। तो जब ये काम करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे, जैसे कोई है जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर जैसे ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए वर्कशॉप मुझे करनी है तो मुझे स्कूल्स में जाना है। अब वहाँ पे कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है यदि आपकी, तो आपको एंट्री नहीं है। वो भी मतलब बाउंड है, क्योंकि आप हर किसी को एंट्री नहीं दे सकते स्कूल में। तो जब ऐसी सारी सिचुएशंस आई तब मैंने जाके ये रजिस्टर्ड कराया अपना एनजीओ 2019 में जनवरी में। लेकिन इसमें ना आप देखो एक बहुत बारीक रेखा है। मान लीजिए हम जो काम कर रहे हैं, हम भी उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालते हैं, शेयर करते हैं सारी जगह पर। लेकिन जब कोई हमसे जुड़ता है ना, तब वो ऑब्वियसली देखेगा, परखेगा, तभी वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आए, इसका मतलब उसे समझ आ रहा है कि आप किस लिए कर रहे हो। लेकिन एक बार आने के बाद भी वो हमेशा जुड़ा रह रहा है आपसे, तब आप समझो कि आप कोई जेन्युइन वर्क कर रहे हो, कि जो दूसरा व्यक्ति है वो समझ रहा है कि हाँ मैं जो सपोर्ट कर रहा हूँ वो सही जगह पर जा रहा है। सर इसमें अगर हम डायरेक्शन समझने की कोशिश करें, जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे भी जो शायद बहुत सच्चे दिल से, सच्चे मन से सोशल वर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको एक डायरेक्शन मिल नहीं पाता है, समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आज के युवा हैं वो इस लाइन में आगे बढ़ना चाहें, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसी कोई टिप कह लीजिए, या ऐसा कोई मार्गदर्शन जो आप उनको दे सकें कि ये इस तरीके से आप अपना विजन देख सकते हैं? बिल्कुल। जैसे देखिए, सोशल सर्विस ऐसा नहीं है कि आप है ना कोई एनजीओ रजिस्टर्ड करा के, ऐसा ठीक है। अगर आप उसको बड़े स्तर पे ले जाना चाहते हो तो ये डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग आप कर सकते हो। आपके आसपास ही बहुत ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपको जिनके लिए आप कुछ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपकी मेड आती हैं, है ना, आपकी सोसाइटी में कोई मेड है, उनके बच्चे हैं, तो आप उनको पढ़ाओ मत, तो उनको कुछ बेसिक ज्ञान, जैसे हम अक्षर कक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, पहले आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसे आना चाहिए आपकी लाइफ में। रोज़ नहाना ही है आपको, उनको कोई नहीं बता रहा है कि आपको रोज़ नहाना है। उनको कोई नहीं बता रहा है कि तुम्हें अपने बाल भी कंघी करने हैं। मतलब वो हमसे डिफरेंट क्यों लगते हैं, है ना, उनके वेशभूषा से ही तो डिफरेंट लगते हैं। बाकी उनका नॉलेज है या उनकी जो दिमाग है वो तो काफ़ी शार्प है, लेकिन वो उनकी वेशभूषा अगर सामान्य हो जाएगी तो वो डिफरेंट लगेंगे ही नहीं। तो आपको रोज़ नहाना है, कंघी भी करनी है। अक्षर कक्षा में आओगे तो चप्पलें कैसे उतारनी है लाइन से, सुबह उठ के क्या करना है, पूरा रूटीन उनको समझाना। तो अगर आप ऐसी चीज़ों से भी शुरुआत करते हो अपने आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके समझाने के लिए, तो ये भी एक सोशल सर्विस है। इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अपने आसपास की 2-4 बच्चियों को इकट्ठा करके ये समझा देते हो कि अगर तुम्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन में कोई दिक्कत हो रही है, तुम्हें कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हैं,
तो आप मुझसे कह सकते हो, मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी या दूंगा, है ना। मैं जैसे कि अभी हमने ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर एक हमारे ऑफिस में एक कार्यक्रम किया, तो उसमें एक हमारे एम्प्लॉय ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि आप है ना, आपने कभी ऐसा सोचा है क्या कि आप गिफ्ट में अपनी बहन को राखी पर ये सैनिटरी पैड्स दें? आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपकी गर्लफ्रेंड को आप सैनिटरी पैड गिफ्ट में दे रहे हो? आप समझ रहे हो कि उसको बता रहे हो कि मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तुम्हारे, मैं समझ रहा हूँ। ऐसा कभी कहा है क्या? तो अगर आप ये भी कह रहे हो तो ये भी एक सोशल वर्क ही है एक्चुअली। मतलब सब सोशली जुड़े हुए हैं ना। मतलब सोशल वर्क का ये मतलब नहीं है कि आप कच्ची बस्तियों में जाके कोई काम कर रहे हो। समाज में किसी बदलाव की शुरुआत करना ही सोशल वर्क है। शानदार। तो मेरा तो यही मानना है कि कोई मतलब आप अगर आपको कोई लाइफ मिली है तो डेफिनेटली भगवान ने आपको इसीलिए चुना है कि कोई ना कोई चेंज आपकी तरफ से होना है इस दुनिया में। यही अल्टीमेट गोल है वाओ लाइफ का ना। मतलब आप बहुत सारा पैसा कमा लें, फेम कमा लें, है ना, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ये सब है, आप बहुत सारी डिग्रियां भी इकट्ठा कर सकते हो, है ना। वो अल्टीमेट आपका कॉज नहीं है आने का लाइफ में। ये है कि आपकी तरफ से दुनिया में कोई तो चेंज होना है। ये आपका लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए, तभी आप अच्छे मन से एक एम के साथ आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल। सो अगर हम प्रजना फाउंडेशन की बात करें तो इसके पीछे भी यही कहानी है या इसको बिल्कुल, इस फाउंडेशन का कुछ और मतलब नहीं, है? यही कहानी है इसके पीछे। लेकिन इसमें ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाला मैं वर्क कर रही हूँ, इसके पीछे कहानी ये भी है कि जैसे मैंने बताया गोकुल हमारा कस्बा जैसे ही है, और अभी तो मैं जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे वर्क कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है गोकुल भले कस्बे जैसा था, शहरों में भी कहीं कोई इस चीज के लिए अवेयरनेस नहीं है, है ना। आप देखिए कि SMS स्टेडियम अपने आप में कितना बड़ा नाम है ना, लेकिन बाथरूम साफ वहाँ पर भी नहीं है। मेरी बेटी का कोई एक इवेंट था, मैं साथ में गई थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि आप मतलब नाक बंद करके भी अंदर नहीं जा पाओगे, ऐसी स्थिति है। तो इस चीज़ को लेकर, इसकी सफाई को लेकर जितनी ज़्यादा जागरूकता होनी चाहिए उतनी नहीं है। हम सरकारों को ही दोष नहीं दे सकते, हम कब आवाज़ उठाते हैं? अगर मैं नाक बंद करके मुश्किल से वहाँ जाके आ गई तो क्या मैंने वापस जाके कहीं कोशिश करी कि ये साफ हो जाए? मैंने तो कोशिश नहीं करी। तो जब हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे, भाई गवर्नमेंट ठीक है हमने चुन के भेजी है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ की नीड है, ये आपको करना है, ऐसे करिए, और बार बार उनको याद भी दिलाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें सही होंगी। और ये हर जगह है। मतलब मैंने 100 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बहुत परेशान है बच्चियाँ सफाई की वजह से। तो अपने स्तर पे जो प्रिंसिपल या थोड़े उससे अपने प्रभाव से या अपनी जो स्कूल की टीम है उससे साथ मिलके कुछ कर लेते हैं तो ठीक है, वरना बहुत बुरी स्थिति है बाथरूमों की वहाँ पे हर जगह। जयपुर में मैंने सुना था मैम कि पिंक टॉयलेट्स जो हैं वो बनी हैं जयपुर में, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे पिंक टॉयलेट्स हैं जिन पे ताले लगे हुए हैं, जो स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, वो बन गए हैं क्योंकि ऐसी जगहों पे बनाने का कारण ही यही था कि लड़कियों को कहीं ना कहीं सेफ्टी मिले, उनको वॉशरूम जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, तो इस वजह से वो बनाए गए थे। लेकिन आज भी कई सारे पिंक टॉयलेट्स पे ताले हैं। बिल्कुल, और इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है, जैसे मैंने देखा अभी हाल ही में कुंभ संपन्न हुआ है ना, तो वहाँ पे शायद लाखों की संख्या में टॉयलेट्स बने हुए थे, वहाँ बनाए गए थे, और वो किसके लिए कि जो आ रहे हैं वहाँ पे कुंभ में स्नान करने, उनकी सुविधा के लिए बनाए गए थे जी। लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल ही ठीक से नहीं करोगे तो फिर वो दूसरे की सुविधा के लिए कहाँ से सही रह पाएगा। माने आप उसको यूज़ करके आ रहे हो तो आपको तो साफ चाहिए, लेकिन अगले वाले के लिए क्या आप साफ छोड़ रहे हो उसे? वो भी दिक्कतें हैं। तो हर जगह से अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर आपके लिए सुविधा उपलब्ध है तो उसका प्रयोग भी आप उसी तरीके से करिए। अगर आपको लगता है कि जब मैं बाथरूम में एंटर हूँ तो वो साफ हो, तो आप ये भी सोचिए कि जब मुझसे अगला कोई आएगा उसके लिए भी मैं साफ छोड़ कर जाऊँ इसे। तो अगर ये चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट चेंज हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस की आवश्यकता है इसमें।
बहुत ज़्यादा। बिल्कुल है। और जब मैंने इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट किया था, तो मैंने माय अर्ली पीरियड करके एक छोटा सा कैंपेन स्टार्ट किया था। और वो कैंपेन करने का रीज़न मैम ये था कि कई सारी ऐसी बच्चियाँ, इवन जब मेरे घर में मैंने ये चीज़ देखी, तो मेरी कज़न थी बहुत छोटी सी, 5-1 साल की होगी वो, तो सडनली उसने मुझसे कहा कि उसका फ़ोन आया, बोले कि दीदी मेरे को ना चोट लग गई है और मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। पर मैं तो सो रही थी, मतलब मैंने तो साइकिलिंग भी नहीं करी, मैं बाहर भी नहीं गई, फिर मेरे को नीचे लग कैसे गई, तो अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा बेटा एक बार वापस वॉशरूम चेक करके आओ, क्योंकि मैं तो समझ गई थी क्या बात है। तब उसने मुझसे कहा कि नहीं दीदी कुछ तो है, मतलब, और वो पैनिक कर रही है, वो घबरा रही है। 5 ईयर तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी एज में, इसलिए मैंने इसका नाम रखा माय अर्ली पीरियड। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें, बच्चियों की लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है, जंक फूड इतना आ गया है, तो इस वजह से बच्चियों को बहुत छोटी सी एज में ही पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए। तो इस वजह से जब मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ, तब मुझे ये चीज़ पता चली कि जब मेरे को फर्स्ट पीरियड आए थे, तब मुझे मेरी कज़न ने कैसे संभाला था, उसने मेरे लिए क्या क्या चीज़ें करी थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसके लिए करी। मतलब आप समझिए, एक्स्ट्रा पैंटी का बॉक्स, एक्स्ट्रा उसके लिए पैड्स जो कि पैंटी पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, आजकल तो पैंटी लाइनर्स वगैरह सब चीज़ें आ गई हैं, बट वो सारी चीज़ें रख के उसके घर पे जाके उसको टेक केयर करके, उससे मैंने पूछा कि तुमको क्या खाने का मन कर रहा है, तुम्हें चॉकलेट खानी है या क्या हो रहा है। तब मैंने उसको बताया कि बेटा अब तुम्हें हर महीने तारीख याद रखनी पड़ेगी, इस पे ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी मॉम और डैड आउट ऑफ स्टेशन थे, तो वो घबरा गई थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम हमेशा ऐसा क्यों करते हैं कि जब बच्चे को एक बार पीरियड आ जाएंगे उसके बाद बताएंगे जो भी करना है। ये एजुकेशन हम स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं देते हैं घरों में? क्योंकि मुझे भी नहीं थी, मुझे भी आइडिया नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। वो तो बाद में जब हो गया तब पता चला, और फिर मुझे बताया गया कि माँ बनने की जो फीलिंग आती है वो इसकी वजह से ही आती है। तो मैंने जब ये कैंपेन स्टार्ट किया, तो मैम मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे मैं गई, एकदम डीप में लड़कियों से मैंने बातचीत करी, उनसे पूछा। तो मिथ बहुत सारे हैं, मिथ बहुत सारे हैं। मुझे कहती हैं कि नहीं नहीं दीदी, मम्मी तो मना करती है कि पेड़ के नीचे नहीं जाना, 3 दिन तक बाहर मत निकलना, सर धोने के लिए भी मना करती है, खट्टा खाने के लिए भी मना करती है। अब आप ये सोचे कि माओ ने क्या चीज़ कर दी है कि नहीं 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 खट्टा खाने से नहीं, अभी क्रैम्प्स वगैरह आएंगे, कहीं ना कहीं आपको दर्द करेगा। ये सब चीज़ें नहीं बताती मम्मी, बस कह दे कि खट्टा नहीं खाना, बोल दिया ना नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। तो आप ये कोशिश करें कि उनको और ज़्यादा एजुकेट करें। कुछ ऐसे मिथ्स जो आपने मतलब कहीं ना कहीं सुने हो, समझे हो, आई एम श्योर कि आपने सुने होंगे। बिल्कुल। मतलब अभी मुझे आपसे बात करते करते याद आया कि एक स्कूल में हम गए थे, तो जैसे पूछते ही हैं नॉर्मली जब हम स्टार्ट करते हैं, आपको पता है क्या कि पीरियड्स कैसे होते हैं। तो सडनली एक लड़की खड़ी हुई, शायद वो 9th क्लास की थी आई थिंक, तो बोली मैम एक कीड़ा काट लेता है। अच्छा। मतलब मुझे हंसी और एक सैडनेस एक टाइम पे हुई कि बच्ची 9th में है और हम 2025 में जी रहे हैं और उनको आइडिया नहीं, ये आइडिया है बच्चियों को। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हमसे पहली पीढ़ी की है, उनसे पहली जो पीढ़ी है उनकी भी है कि जो उन्होंने नहीं बताया। और मैं इस बात से ज़्यादा परेशान हुई कि 9th क्लास की बच्ची को तो पता होना चाहिए, क्योंकि 8th क्लास से रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता है साइंस में, तो क्या पढ़ाया नहीं गया। ओह गॉड। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों का तो यही क्वेश्चन था, मंदिर क्यों नहीं जा सकते। हाँ एग्जैक्टली। सी अभी मैंने उनसे पहले तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब पीरियड्स नहीं होते तब मंदिर जाती हो? तो बहुत सारों का तो ये था नहीं जाते। तो मैंने कहा उन्हीं दिनों में क्यों जाना है? जब पीरियड्स नहीं होते तो पूजा करती हो, फिर उन्हीं दिनों में क्यों करनी है? तो लेकिन ये एक मनुष्य का स्वभाव होता है, जिद्दी होना। जिस बात की आप मना करोगे ना, वही ज़्यादा करने का होता है। तो लेकिन इस चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है कि जब ये नियम बना होगा कि पूजा नहीं करनी है, तो क्यों बना? आज हमारे पास सैनिटरी पैड्स है, हमारे पास पैंटी है, हमारे पास हर वो साधन है जिसके साथ हम सरवाइव कर सकते हैं पीरियड्स टाइम में।
लेकिन आप सोचिए क्या पहले ये सब था? नहीं था। नहीं था। महिलाएं पूरे 3-3 दिन मिट्टी के ढेर पर, राख के ढेर पर, पत्तों के ढेर पर बैठी रहती थी, क्योंकि 3 दिन या जितने भी दिन उनको फ्लो रहता था। तो क्या उनकी स्थिति ऐसी होती थी कि वो कुछ भी काम कर पाए चल के उठ के, या मंदिर जा पाए? तो इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने इस चीज़ को धर्म से इसलिए जोड़ा कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है। और क्योंकि पहले से भी घर की जिम्मेदारी, भगवान का, मंदिर का काम, किचन का, सब महिलाओं के लिए, महिलाएं ही करती थी, तो उनको रेस्ट कैसे मिले? तो इस समय में भगवान को छू नहीं सकते, ऐसा उन्होंने इसलिए बनाया होगा ये सब। लेकिन ये चीज़ किसी लॉजिकल तरीके से बच्चों को समझाने की बजाय हम उनको एकदम से बाउंड कर देते हैं कि नहीं, छूना नहीं है, नहीं जाना नहीं है। आप मुझे पता है ये बात, क्योंकि मेरी भी 3 बेटियां हैं कि बच्चों को ऐसा नहीं है कि उनको मंदिर जाना बहुत अच्छा लग रहा है, पर रोका है इसलिए वो जरूर पूछेंगे कि क्यों नहीं जाना। ये है। तो ये अब जैसे मेरी 3 बेटियां हैं, वो जुड़वा हैं तीनों, अरे ट्रिपलेट्स अच्छा। हैं। तो और ये जो कारण है ना मेरा यहाँ इस वर्कशॉप्स को, अवेयरनेस प्रोग्राम को शुरू करने का, एक कारण वो तीनों भी हैं। जैसे? क्योंकि उनके इतने सारे क्वेश्चंस थे जब उनको स्टार्ट हुए पीरियड्स। और मेरी एक बेटी को बहुत ज़्यादा, मतलब उसका मन भी बहुत ऐसा, जैसे कहते हैं ना, मूड स्विंग्स होना, उसको संभालने में मुझे बहुत दिक्कत हुई शुरुआती दिनों में। शुरुआती 6 महीने वो बहुत ऐसे चिड़चिड़ी और ऐसे रही स्वभाव उसका। तो इन सब चीज़ों के जब मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर खोजे ना, तब मुझे लगा कि और भी बहुत बच्चे हैं ऐसे जिनको समझाने की ज़रूरत है। और जब हम वर्कशॉप करते हैं ना, तो बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो वर्कशॉप में तो कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि टीचर्स भी होते हैं आसपास। जैसे ही हम चलने लगते हैं ना वर्कशॉप खत्म करके, फिर वो आती हैं एक-एक करके, मैम ये है, मैम वो है, और एक प्रॉपर सर्कल बना के फिर बस उनके चालू हो जाते हैं, मैम मैं 15 ईयर की हो गई, 16 की हो गई, अभी तक पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो मदर कह रही हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है ना, लेकिन 16 ईयर एक बहुत बड़ी एज है, आपको चिंता करनी चाहिए कि पीरियड्स क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो या तो ये भी हो सकता है कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनके लिए डेली का कमाई करके लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सेकेंडरी चीज़ है। या फिर उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि अगर 16 साल की उम्र में पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं तो ये एक चिंता वाली बात है, आपको अपनी बच्ची को दिखाने ले जाना ही चाहिए। तो ऐसी अवेयरनेस अगर अपन बच्चों को देंगे, तब ये है कि वो अपने माँ बाप से ज़िद करके या कैसे भी करके, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमने एक नया एक कह लीजिए एक मुहिम स्टार्ट करी है। हम लोगों ने जितने स्कूलों में वर्कशॉप करी हैं, उतने ही स्कूलों में हमने किशोरी क्लब बनाए हैं। किशोरी क्लब बनाने का मतलब जब हमने 10-12 वर्कशॉप कर ली, तब ये आइडिया निकल के आया। जैसे कि हमने देखा ना, जैसे मैंने बोला कि जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो अब वो मुझसे तो कुछ नहीं कह रही है, वो आपस में बात करिए, तेरे को भी तो होती है, हाँ मुझे भी तो होती है, ऐसे करके बात करिए। तो हमने लगाया आइडिया कि ये आपस में तो सारी बातें करती हैं पर किसी से कहने में इनको बहुत संकोच है। तो हमने किशोरी क्लब बनाया, उन्हीं में से कुछ ऐसी लड़कियों को जो बोलने में थोड़ा सा आगे हैं, उनको लेके एक क्लब बना दिया कि आप इनसे पूछोगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड क्या तुम्हें समस्याएं हैं, पीरियड से रिलेटेड क्या परेशानियां हैं। उस क्लब को नर्चर हम लोग करेंगे, उसको कोई भी और नॉलेज चाहिए होगी तो हम देंगे। फिर उनको एवरी मंथ कोई एक ऐसी एक्टिविटी हम बताएंगे जो वो वहाँ पे परफॉर्म करेंगे स्कूल में, जिसके थ्रू उन बच्चों में अवेयरनेस आती रहेगी। बिकॉज क्या होता है कि कोई भी वर्कशॉप करने महीने में एक बार जाएगा, साल में एक बार जाएगा, 6 महीने में एक बार आएगा, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब रोज़ आपको बताते रहनी चाहिए, बातों में कहीं ना कहीं आनी चाहिए रोज़। तो वो कैसे आएगी, जब कोई बताने वाला उनके बीच से ही होगा। इसलिए हमने वहाँ पे किशोरी क्लब से स्टार्ट किया है। तो हम उनको एवरी मंथ कोई ना कोई एक्टिविटी भेजते हैं
जैसे कि नुक्कड़ नाटक करिए, कोई पेंटिंग करवाइए इस महीने, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में एवरी सैटरडे नो बैग डे होता है, तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते ही हैं। तो बस हम वो भेज देते हैं कि आप इस सैटरडे को ये करवा लीजिएगा, ये करवा लीजिएगा। तो ऐसे करके वो क्या अवेयरनेस बनी रहेगी, लूप में चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई 6 महीने बाद आके फिर बता रहा है, वो रोज़ रोज़ बताते रहेंगे ना, तो उसका ज़्यादा असर होएगा उनके ऊपर। तो मैम जैसे ये प्रजना और प्रोजेक्ट किशोरी में क्या डिफरेंस है? प्रजना इट्स अ फाउंडेशन है Okay. और प्रोजेक्ट किशोरी इसका प्रोग्राम है। ये पहले से भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन अभी 2024 में ब्रह्मोस का हमें काफ़ी सहयोग मिला इसमें, CSR उनके थ्रू हुआ, तो हमने इसको एक्सटेंड किया काफ़ी, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए ब्रह्मोस के थ्रू। जी। तो इसका हमने विधिवत एक लॉन्चिंग भी करी थी, हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी आई थी, दिया कुमारी जी, उसमें तो उनके द्वारा करवाई थी इसकी। मतलब बहुत ही अमेजिंग वर्क है ये जो मतलब आप कर रहे हैं। जब मैंने बच्चियों से मिलना जुलना स्टार्ट किया था रिगार्डिंग माय अर्ली पीरियड, तो मुझे एक किताब है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट एक जो हमारे साथ में गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने किताब के बारे में हमें बताया था। तब उसमें एक चीज़ हमने पढ़ी थी, जैसे कहते हैं ना कि 3 दिन तक बाहर नहीं जाना चाहिए, सर धो के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो लड़कियां कहती, मम्मी कहती भूत चिमड़ जाता है, नहीं जाना चाहिए, राई और वो साथ में लेके जाना चाहिए आपको। हाँ। उसके पीछे का एक लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक जो समझ में आया वो किताब पढ़ने से, वो ये था कि पुराने टाइम पे जैसे लाइट्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो जो औरतें वगैरह थी वो अगर बाहर भी जाती तो लालटेन लेके जाया करती थी। अब क्या होता है, बाहर जब वो जाती थी तो वहाँ पे खुला एरिया थोड़ा ज़्यादा होता था, तो कोई भी जो जानवर है उसको ब्लड की स्मेल बहुत जल्दी आती है, तो कहीं वो ब्लड की स्मेल से आप पे अटैक ना कर दे, इसलिए कहते थे औरतों को कि जब तक आपको पीरियड है आप घर में रहो। अब देखिए वो एक साइंटिफिक रीजन है जो घूमते घूमते यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक किस तरीके में पहुंच गया है। क्योंकि जैसे जिद्दीपन तो शायद शुरू से भी रहा होगा ना किसी में, तो किसी ने जिद में क्यों नहीं करना है, मुझे तो जाना है, या ऐसे करके, तो फिर उनको थोड़ा डर भी बैठे मन में कि नहीं ये करना ही है, ऐसे रहो आप, तो इसलिए भी शायद बताया गया होगा। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर हम इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं तो कामाख्या देवी माँ का जो मंदिर है वो तो एक जीता जागता एग्जाम्पल है, बिल्कुल, कि मतलब इसी चीज़ की पूजा की जाती है। आप ये माने कि वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में इतना आपको समझाया जाता है, आप भर भर के नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर मैम हम बात करें, जैसे आपकी प्रोजेक्ट किशोरी के बारे में हमने बात करी कि आप इतना अच्छा काम इसमें कर रही हैं, सो अगर मान लीजिए कभी जैसे ये मदर्स हैं जिनके घरों में इन चीज़ों पे बात नहीं होती है, तो वो कैसे इन चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, अपने घरों से कैसे शुरू कर सकते हैं कि घर की बेटियों को एक ऐसा हेल्दी माहौल दे। जैसे मेरा भाई है, मेरे भाई को मैंने सब सिखा रखा है। बड़े भैया थे जिनके सामने कभी ये जिक्र भी नहीं होता था कि आज मुझे पीरियड्स हैं, लेकिन छोटा भाई है, उसको सब पता रहता है कि दीदी की डेट कब आने वाली है, इसके मूड स्विंग्स कब होंगे, इतने दिन मुझे शांति रखनी है वरना ये चिढ़ जाएगी। इसको कभी भी 2 बजे भी उठ के बोल सकते हैं कानू मुझे तो भूख लग रही है, अब तो जो भी बना के खिला। वो सब चीज़ें मैंने सिखाई हैं, सब सिखाया था कि कभी उसकी जब शादी हो, उसकी बच्ची हो, तो वो बहुत अच्छे से उनको टैकल कर पाए। तो ऐसे कोई कैसे अपने घर में शुरू कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे जो माएँ हैं, है ना, तो उनका तो आधा जीवन निकल चुका है इस चीज़ को झेलते हुए। तो बहुत मुश्किल है कि हम उनको समझा पाएँ। इसकी बजाय मुझे लगता है कि जो उनके बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको अवेयर करेंगे तो वो खुद अवेयर हो जाएंगे। जो माएँ हैं, जैसे हम स्कूलों में अगर करते हैं तो हम बेटियों को यही कहते हैं कि सिर्फ तुम तक ही नहीं रखनी है ये इन्फॉर्मेशन, तुम्हें अपनी दादी, चाची, माँ, भाभी जो भी हैं घर में सबको समझाओ, सबको ये बात बताओ। तो जब बच्चे उनके आगे बढ़ के इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, इस चेंज को समझेंगे, तो फिर वो अपने घर के बड़ों को भी समझा पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में कोई ब्रिज नहीं बन सकता ना। वो आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि जो बच्चे अगर एक्सेप्ट करें किसी चीज़ को तो माँ बाप जल्दी करेंगे।
जैसे मान लीजिए बच्चियाँ पहले जब हम छोटे थे तो कुर्ता सलवार पहनते थे, लेकिन अभी आज बच्चियाँ घर में जीन्स या लोअर टी शर्ट ये पहन रही है ना, माँ बाप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो जो चेंज बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे ना वो माँ बाप कर लेंगे धीरे धीरे, बच्चों के समझाने से वो कर लेंगे धीरे धीरे। लेकिन हम सोचे कि हम जाके डायरेक्टली माँ बाप को समझाएं कि नहीं तुम अपनी बच्चियों को ऐसे रखो, वो मुश्किल है। तो थोड़ा इसको तरीके से इसी तरह चलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का दिमाग नया है, वो नई चीज़ें देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। वो एक्सेप्ट करेंगे तो फिर माँ बाप भी एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे हमने अभी मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी किया था, तो वहाँ पे हमने जो वहाँ की वर्किंग क्लास जो फीमेल्स हैं उनको सबको बुलाया था जी। फिर हमने अभी वहाँ पे प्लान कर रहे हैं हम कि आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर्स भी आए, आपके बेटे, आपके हस्बैंड्स, तो वो लोग भी आए, तो हम उनके साथ भी ऐसे वर्कशॉप करेंगे जिससे उनको भी नॉलेज हो कि आपको क्या तकलीफ़ झेलनी पड़ती है इन 3 या 4 या 5 दिनों में। तो ऐसी छोटी छोटी कोशिशों से ही चेंज आएगा। और मुझे लगता है यूथ को ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर पीछे वाली पीढ़ी को भी समझा पाएंगे और आगे वाली तो सुधर ही जाएगी। बिल्कुल। सो गाइज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जो हमारा बॉक्स एफएम का चैट बॉक्स है उसमें अपनी अपनी क्वेश्चंस लिख सकते हैं। वैसे तो आप लिख रहे हैं, मैं इतनी देर से देख रही हूँ। सो ये चैट बॉक्स का टाइम है, सो मैं मैम से क्वेश्चन करूँगी और आपके सवालों के जवाब आप तक डेफिनेटली पहुँचेंगे। सो मैम, हमारी जो बॉक्स एफएम की ऐप है उसमें चैट बॉक्स करके एक ऑप्शन आता है जिसमें जो लोग हमें सुनते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सो सबसे पहला सवाल है आकाश का। ओके, सो इसमें उनका ये पूछना है कि फीमेल्स कैसे आगे बढ़ें इन चीज़ों में जिन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, क्या वो अगेंस्ट जाकर भी ऐसी चीज़ें कर सकती हैं? देखिए, इसमें अगेंस्ट जाने जैसा मुझे नहीं लगता कुछ है, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना सडन नहीं होती है, और ये जो पीरियड्स हैं ये हमारे साथ फिज़िकली नहीं इमोशनली भी जुड़े हुए हैं। तो आप अगर अपने परिवार को, सबसे पहले तो आप खुद समझिए इस बात को कि मेरे साथ ये जो भी हो रहा है 4 दिन 5 दिन, ये मेरे लिए गर्व की अनुभूति है। अगर आप खुद उस पर प्राउड करेंगे देन आप सामने वाले को समझा पाएंगे कि मेरे साथ ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो रही है छुआछूत वाली, है ना, और इससे रिलेटेड जो सुविधाएं मुझे चाहिए वो मेरी ज़रूरत है, मेरी बेसिक नीड है ना, तो ये मुझे चाहिए ही। तो आप वो तभी कर पाओगे जब आप खुद अपने आप को प्राउड फील करोगे उस चीज़ के लिए। फिर आप उसको इमोशनली उनको जोड़िए, अपनी फैमिली को या जिन लोगों को आप बताना चाहते हो इस चीज़ के लिए कि भाई हमें पीरियड टाइम में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये हमारे लिए एसेंशियल है। इसके बिना अगर हम रहेंगे तो हमें कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से भाई परिवार को भी आगे चल के दिक्कत हो सकती है। महिलाओं की ज़्यादातर बीमारियों की जड़ यहीं होती है पीरियड्स में। जब भी आप दिखाने जाओगे ना किसी गायने को तो वो यही पूछेंगे पीरियड्स ठीक आते हैं ना, जल्दी तो नहीं आता, देर से तो नहीं आता, कम तो नहीं आता, यही पूछेंगे। तो महिलाओं को थोड़ा सा अपने आप को इस बारे में प्राउड फील करें और इमोशनली जुड़ें इस चीज़ से। परिवार को बताएं कि अगर मैं इस पीरियड में साफ़ सुथरा नहीं रहूँगी, ठीक नहीं रहूँगी, या इस दौरान मुझे अगर कोई बीमारी होगी तो ये मेरे परिवार के लिए भी भारी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप लोग समझें मेरी ज़रूरतों को। बिल्कुल। आगे कोमल ये पूछना चाहती हैं कि मैम कभी क्या आप भी फेल हुई हैं इन चीज़ों में? अगर कभी ऐसा लगा है तो आपने कैसे वापस बाउंस बैक टू नॉर्मल आप हुई हैं? शुरुआत में तो हुए थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना शुरुआत में हम रजिस्टर्ड भी नहीं थे, तो स्कूल में जाते थे तो कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मेल हैं, प्रिंसिपल मेल हैं, तो वो तो जैसे ही मैंने बात करना शुरू किया उन्होंने कहा मैम हमारे यहाँ कोई फीमेल टीचर नहीं है। तो फिर या तो मुझे लौटना ही है, क्योंकि और कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे घंटों वेट करना पड़ा कि मैम हमारी फीमेल टीचर क्लास ले रही हैं, तो वो आएंगी तभी वो आप उनको बता पाओगे ये सब चीज़ें, वही कंडक्ट करा पाएंगी। ऐसी भी स्थिति थी। एक दो जगह हम जहाँ पे गए जहाँ पे वो जिनके ऊपर
चार्ज होता है ना ये पैड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने जी। का, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में आजकल मिलते भी हैं गर्ल्स को, तो वो टीचर भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, मैम आप इनको समझा के जाओ लड़कियों को, मुझे चिल्लाना पड़ता है इनके ऊपर, पैड्स ले लो आके, इतने सारे मेल टीचर बैठे होते हैं, मैं चिल्लाती हूँ पैड्स पैड्स, अच्छा लगता है क्या? तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, बट नहीं, मैंने कभी हार तो नहीं मानी। बहुत सारा ज़्यादा टाइम वेट करा, 2-3 जगह से रिजेक्शन भी हुआ, पर ठीक है, लगे रहे हम लोग भी। उसी का फल है कि आज हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। सो जैसे सुमन ये पूछना चाह रही हैं कि अगर हस्बैंड ऐसे सोशल वर्क में सपोर्ट ना करें तो क्या करना चाहिए? अतुल पूछ रहे हैं कि प्रजना से हम कैसे जुड़ सकते हैं? और इनका एक और भी सवाल है कि अक्षर कक्षा से क्या बदलाव लाए हैं अभी तक? जी, तो मेरे हस्बैंड तो सपोर्ट करते हैं तो लेकिन मुझे लगता है कि आपका डेडिकेशन इतना ज़्यादा होना चाहिए कि लोग सपोर्ट करने पर मजबूर हो जाएं आपको। तो सबसे पहले अपने अंदर डेडिकेशन लाइए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो। दूसरा वो पूछे थे अक्षर कक्षा से। जी, तो अक्षर कक्षा में आप कभी आएँ, विज़िट करें अक्षर कक्षा। उन बच्चों को जो चीज़ें हमने सिखाई हैं वो सुने। और अभी हमने पिछले सेशन में कुल 3 बच्चों को चुना था जिनका हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, और आप उनके रिज़ल्ट्स देखिए। स्कूल प्रिंसिपल मुझसे कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें 3 वंडरफुल किड्स दिए। वो बोलते हैं कि हमें ये डर था कि पता नहीं इनकी बोली चाली भाषा कैसी होगी, ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, पर वो कहते हैं कि इन बच्चों को मुझे कभी डांटने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी। इसीलिए हमने इस बार हमने थोड़े ज़्यादा छोटे बच्चों को चुना है, क्योंकि उनको अभी से आदत लगेगी उस डिसिप्लिन की। तो हमने कुछ 8 बच्चों को अभी भी सेलेक्ट कराया जिनका हम एडमिशन इस सेशन में भी करवा रहे हैं। और एक और सवाल था, प्रजना से कैसे जुड़े? जी, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप वॉलंटियरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं प्रजना से जुड़ने के लिए, और बहुत मुश्किल नहीं है, आप कभी भी आ जाओ अक्षर कक्षा हमारी विज़िट करो, डेली लगती है। अभी तो 6 to 7 लग रही है गर्मी की वजह से, और वैसे मतलब टाइम हम अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेते हैं कि कैसे करना है। अच्छा, तो उसमें आके बच्चों को कहानी सुनाइए, गीत सिखाइए, ये कोई खेल करिए, जैसे शिविर की तरह लगता है अक्षर कक्षा? नहीं, ये एक्चुअली ना एक जहाँ पे बस्ती है बच्चों की, वहाँ पास में एक पार्क है JDA का, तो बस्ती में से बच्चे वहाँ आ जाते हैं पार्क में। अच्छा। तो हम वहाँ बैठ के उनको 1 घंटा कभी खेल खिलाते हैं, कभी गीत सुनाते हैं उनको, कभी उनके संग मस्ती करते हैं, कभी पेंटिंग कराते हैं। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि उनके हम अक्षर ज्ञान पे ही बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है जब तक वो हमसे जुड़ेंगे नहीं तब तक वो अक्षर ज्ञान भी नहीं ले पाएंगे हमसे। तो जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर जितनी मस्ती उमंग है ना, उसको हम लोग देखें। इतनी ज़्यादा उनके अंदर क्या कहना चाहिए एनर्जी होती है, थकती ही नहीं है वो। आप दौड़ा लो उनको खूब, आप खेल खिलाओ उनको खूब, और बस इतनी दूर से ही चिल्लाने लग जाएंगे मैम आ गई, मैम आ गई, ऐसे करके। तो बड़ा मतलब खुश रहते हैं वो बच्चे, और उनको खेल खिलाओ तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा सिखा दो उनको जी, तो वो ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन आप सिर्फ सिखाते ही रहोगे तो उनको नहीं राइट, बोरियत होने लगेगी फिर उनको। जी, काजल का सवाल है, अगला इनके 2 सवाल है कि मेरी बेटी के फर्स्ट पीरियड पे मुझे क्या करना चाहिए। जैसे अगर हम आज की बात करें, क्योंकि जैसे लड़कियों में बातचीत होती रहती है, और मार्केट में मेंस्ट्रुअल कप जो है वो बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है, तो क्या वो यूज़ करने चाहिए या नहीं? देखिए, इसमें ना कई चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बच्ची को अगर फर्स्ट टाइम पीरियड है तो एक तो आपके घर का माहौल आप ऐसा रखो कि हर किसी को पता हो। मतलब जैसे मेरे घर में जब मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम पीरियड हुए, तो जैसे दादी हैं, उनके कहा पापा को मत बताना, उसने सबसे पहले पापा को ही बताया घर आते
और आज ये स्थिति है कि अभी मतलब जैसे सो के उठेगी तो पापा से पूछ रही, पापा देखना मेरे पीछे स्पॉट तो नहीं आया। तो इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज आपको करना ही पड़ेगा ये चीज़, तभी क्योंकि ये मतलब मेंटली मैंने जैसे बताया ना, इमोशनली भी हम जुड़े होते हैं इससे। तो जब उसको पता चलेगा कि ये तो नॉर्मल हो रहा है, मुझे किसी से छुपाना नहीं है और सबको पता है ना मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएगी बच्ची। अच्छा, दूसरी चीज़ ये रही मेंस्ट्रुअल कप्स हैं या, तो ये ना आप एक बार में तय नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको है ना धीरे धीरे इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बच्ची का स्किन कैसा है, उसको फ्लो कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम में जब पीरियड्स होते हैं तो मुझे लगता है पैड ही सबसे सुरक्षित वो है, आपको पैड्स यूज़ करवाने चाहिए। और कॉटन पैड्स ज़्यादा प्रीफर करूँगी मैं कि कॉटन पैड्स लें। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि भाई कहीं उसे रशेस तो नहीं हो रहे उससे, तो बदलें उसको पैड को बदल के देखें कि भाई इससे नहीं हो रहा तो दूसरे से हम ट्राई करें, फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो। और रही बात कप के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले डॉक्टर से थोड़ा सा सलाह ले लें उसके लिए कि भाई इतनी छोटी बच्ची के लिए हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और बच्ची भी आपकी कंफर्टेबल है कि नहीं उस चीज़ में, ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। राइट। सो ये तो देखिए वो सारी बातें हो गई जिनके लिए प्रीति जी यहाँ पर आई थी, और आपने आज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बटोरी है। लेकिन एक रैपिड फायर राउंड लेके मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, जैसे मैं आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये तो टफ होता है भाई रैपिड फायर। बहुत ही सिंपल से सवाल है, ओके। और बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आप 5-6 मान लीजिए। ओके। तो अगर सबसे पहला मैं सवाल करूं कि अगर आपको जादू की छड़ी मिल जाए तो सबसे पहले कौन सा सरकारी काम आप झट से करवा लेंगी? बाथरूमों को साफ करवाना। सुबह आपकी फैमिली में कौन सबसे ज्यादा टांग खींचते रहते हैं? बच्चे, मेरे बच्चे। राइट। एक चीज जो आप स्कूल टाइम में बार बार करती थी और कभी गिल्ट नहीं आया? मैं बहुत ज्यादा नेता बनने की कोशिश करती थी स्कूल टाइम में। राइट, और कभी गिल्ट भी नहीं आया? नो नेवर। कभी सोचा है कि एक दिन तो सैनिटरी नैपकिन टैक्स फ्री करवा कर ही रहूंगी? बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको किसी पॉलिटिशियन के साथ प्रोजेक्ट किशोरी लॉन्च करना हो तो किसे चुनेंगी और क्यों? ऑब्वियसली मोदी जी को ही चुनूंगी क्योंकि वही एक पहले ऐसे पीएम रहे जिन्होंने लाल किले से ये बोला कि हमारे देश में शौचालयों की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास 100 फ्री पैड्स हैं और 10 कंफ्यूज्ड बॉयज, बिल्कुल, किसे आप प्रेफर करेंगी? कंफ्यूज्ड बॉयज, मुझे लगता है उनको समझाना ज्यादा जरूरी अच्छा है, क्योंकि अगर वो 10 समझ जाएंगे तो बाकी 100 को समझा देंगे और फिर ऑटोमेटिकली हमें फ्री पैड्स जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। राइट। अगर आपकी फाउंडेशन को बॉलीवुड प्रमोट करें तो लीड रोल में कौन होगा? विद्या बालन, तापसी पन्नू या कोई और? तापसी पन्नू। राइट। एक एनजीओ वर्कर और एक पॉलिटिशियन में क्या फर्क है? फनी आंसर भी अलाउड है। ग्राउंड पे वर्क करते हैं एनजीओ वर्कर्स, पॉलिटिशियंस का नहीं पता मुझे। राइट। अगर आपकी एनजीओ के ऑफिस में एक टॉकिंग सैनिटरी पैड होता तो वो आपसे क्या कहता? वो मुझसे कहता मुझे यूज करना सिखाओ। मैं यूज करने के लिए बना हूँ। वाओ, सुपर। मतलब ये अगर रैपिड फायर रह जाते ना इस वक्त के तकाजे में तो बाद में मुझे जरूर गिल्ट होता कि क्यों रह गए हैं। सो मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, आपसे कनेक्ट होके, एंड आई विश कि जब भी आप ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट करें तो आप हमें ज़रूर से याद करें, क्योंकि बॉक्स एफएम की पूरी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। थैंक यू। और एक मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें जाते जाते? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इस फील्ड में जितना वर्क किया जाए उतना ही कम है। तो अगर आपको भी आपके आसपास कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ये अवेयरनेस दे सकते हैं तो कृपया करके दीजिए, ज़रूर दीजिए। और उसमें अगर आपको कहीं हमारी हेल्प चाहिए तो हमें याद करिए और ज़रूर से इस फील्ड में काम करें।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए, एंड आई विश कि ये जो आज की बातचीत है, ये चर्चा है, इससे आप सबको बहुत कुछ समझ आया होगा, और आई थिंक कुछ मिथ्स तो हमने क्लियर कर ही दिए हैं। और प्लीज़ लेडीज़, कभी अपनी बच्चियों को ये मत कहना कि कौए ने चोंच मार दी थी इसलिए मैं 3 दिन किचन में नहीं जा रही हूँ। पुरानी बात हो गई है। एग्जैक्टली, ये कभी मत कीजिएगा। और जुड़े रहे बॉक्स FM पर, मैं माहिया आपके साथ हूँ ना। बाय, टाटा, टेक केयर।